नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। हमारा जो है सीजी टेट का जो लगातार वीडियो है कंटिन्यू आ रहा है। तो इसी क्रम में है एसएसटी का। तो एसएसटी के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग इकाइयां हैं, जैसे कि भूगोल का है, अर्थशास्त्र का है, सामाजिक विज्ञान का है या भारतीय संविधान के बारे में है। तो आज जो देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत टॉप के 100 प्रश्न, और ये प्रश्न ना वन लाइनर प्रश्न है। कैसा है? वन लाइनर प्रश्न है, टॉप 100 क्वेश्चन। यानी कि ये 100 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर से जैसे कि अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो या जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या सीजीपीएससी है, व्यापम के अंतर्गत कोई भी सा वैकेंसी खुलता है, उसके लिए भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो है वीडियो पर शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। और इसका अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना। टेलीग्राम में इसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो हमारे जो भारतीय संविधान है उसके कौन से ऐसे भाग हैं जिनकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को किया गया है, क्योंकि प्रस्तावना की जो शुरुआत है किससे होता है? हम भारत के लोक से स्टार्ट होता है। दूसरा है भारत है एक। तो हमारा देश भारत है, तो भारत है एक क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि कोई विशेष धर्म को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करता। अगला है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है बताना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। जैसे कि अभी देश में क्या हो रहा है, चुनाव चल रहे हैं ना, तो हमारे देश में कोई विशेष रूप से वंशानुगत या किसी परिवार के लोग ही शासन नहीं करते। यहाँ पर जनता जो है अपनी इच्छा से चयन करते हैं, वोट के माध्यम से सरकार को चुनते हैं, इसलिए यहाँ गणतंत्र है। अगला है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में एक पॉइंट आता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती जो सूची है वहाँ किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र है ना, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। अगला है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? बताना है। ये रहेगा भारत की जनता द्वारा। देखो, जब भारत का जो संविधान बनाया गया ना, तो इसमें जो संविधान है वहाँ भारत के लोगों के विचार है, भारत के लोगों की जो भावना है वो सभी इसमें जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका निर्माण जो है कुछ लोगों ने मिलकर किया है, लेकिन वो कुछ लोगों के पीछे पूरा देश उसके साथ था, तभी जाके इसका आंसर किया जाएगा भारत की जनता के द्वारा यहाँ संविधान स्वीकृत किया गया है। अगला है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो आपको बताना है कि भारत का जो संविधान बना वह पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तो पूर्ण रूप से बन गया था, लेकिन इनका जो लागू है वहाँ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? तो सर्वप्रथम संशोधन एक ही बार किया है वहाँ 1976 में, इसके बाद जो है और संशोधन नहीं किया गया है। अगला है कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर सर्वोच्चता की बात किया जाए तो भारत का संविधान ही श्रेष्ठ है और सर्वोच्च है। अगला है भारतीय संविधान का सबसे एक बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत ये जो है 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था उसमें क्या है? लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि इसी से संबंधित है। वर्तमान जो संविधान बना है ना, वो 1935 अधिनियम के अंतर्गत को लाया गया है। अगला है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। तो न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है तो किस देश से? अमेरिका देश से यहाँ ग्रहण किया है। अगला है भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया? तो भारतीय संविधान को 22 भाग में विभाजित किया गया है, और ये मूल रूप से भी है और अभी वर्तमान में भी 22 भाग है। अगला है
संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग यानी कि चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्व। अगला है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का जो उल्लेख है वहाँ भाग 2 के अंतर्गत है, यानी कि हमारे देश में कौन नागरिक हो सकता है कौन नहीं, उसके बारे में है। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताना है भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आ जाएगा 12। अगर मूल रूप से पूछा जाता है तो 8 इनकी संख्या रहेगा। अगला है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन द्वितीय जो अनुसूची है वहाँ किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध है, अनुसूची का संबंध है। तो 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वहाँ भाषाओं के साथ है। ठीक है, 22 भाषा है अभी वर्तमान हमारे संविधान के अंतर्गत। अगला है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो बताना है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की जो अयोग्यता है वहाँ संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? अंतिम रूप मतलब मूल रूप से, तो यह आ जाएगा 995 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो मंत्रिपरिषद का कौन सा अनुच्छेद है जो कि इनके गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करते हैं? तो अनुच्छेद 75 रहेगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनके अलावा और जितने भी न्यायाधीश रहते हैं लगभग 30-31 हैं, उसमें जो है महाभियोग अगर चलाना है, उसको पद से हटाना है, तो इनके लिए अनुच्छेद 124 का उपयोग किया जाता है। अगला है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताता है। तो ये रहेगा संपत्ति का जो अधिकार है वहाँ संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया है। अगला है, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो देखो, आपातकाल ना 3 प्रकार से होते हैं, जिसमें से एक आता है वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल होता है, लेकिन हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और ना ही भविष्य में ऐसे होने की कोई संभावना है। अगला है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था? तो अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था? जम्मू कश्मीर को। भारत एक है तो क्या जाएगा? राज्यों का संघ है। अगला है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो भाषाई राज्य के रूप में जो गठित किया गया है वहाँ 1953 में किया गया है आंध्र प्रदेश का। अगला है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को है। जैसे कोई राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, अब उस उत्तर प्रदेश के राज्य में अगर उनके जैसे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, उनके नाम में परिवर्तन करना है, तो ये सभी अधिकार किसके पास हैं? संसद के पास होता है। अगला है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र बने। यानी कि 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो उस समय हमारे देश में कुल मिलाकर 14 राज्य थे और 6 यूटी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र थे। अगला है, 500 से अधिक देशी रियासतों को के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका जो जवाब आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल।
देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है 500 से अधिक, लगभग 560 थे, ठीक है, 560 जो देसी रियासत थे उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है अपने दम पर भारत में एक किया था। अगला है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, 1953 की बात है यहाँ। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वहाँ 1953 में किया गया था और इनके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अगला है वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी वर्तमान की बात किया जाए ना तो फिर 28 राज्य हैं और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी। अगला है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान है वहाँ दिया हुआ है। अगला है पाकिस्तान से आकर भारत नागरिकता प्राप्त करना किस अनुच्छेद में वर्णन है? ठीक है, जैसे कोई पाकिस्तान से है, अब वो हमारे देश में आना चाहता है तो वहाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 6वें अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। अगला है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। अगर 7 वर्ष तक से हमारे देश को छोड़कर कोई दूसरे देश में रह रहा है ना, वो भी बिना बताए, तो ऐसे अवस्था में उनकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है वहाँ 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है तो इंग्लैंड से, यानी कि हमारे देश का कोई व्यक्ति जो कि नागरिकता है वह किसी अन्य देश में जाकर तो रह सकता है लेकिन नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता। अगला है भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से, ठीक है, मूल अधिकारों से यहाँ संबंधित है। अगला है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, जैसे कि मूल अधिकार हैं, अब वो मूल कहलाते हैं क्यों? क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। अगला है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है और मूल रूप से यानी कि प्रारंभ में 7 थे लेकिन अभी जो है 6 हैं। अगला है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वहाँ राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के अलावा कोई भी इनके मौलिक अधिकार को, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। सभी अनुच्छेद, जैसे कि एक क्या रहते हैं, जीवन जीने की जो प्रत्याशा रहते हैं ना, उसको समाप्त कोई भी नहीं कर सकता। अगला है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वहाँ न्यायपालिका होता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित किया गया है। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? बताना है प्रेस की जो स्वतंत्रता है किस अधिकार में है? ये भाषण स्वतंत्रता में है, यानी कि जो है प्रेस शब्द नहीं लिखा है लेकिन मतलब बोलने की जो आज़ादी है उसी के अंतर्गत इसे रखा गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक में है। अगला है कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत इसके बारे में दिया गया है। अगला है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है वहाँ राज्य के लिए होता है। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी यानी कि शराब को पाबंदी करना है, तो ये जो है संविधान के धारा 47 यानी कि 47 में इसके बारे में कहा गया है। अगला है संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है?
11 के बारे में उल्लेख है। अगला है, किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के क में शामिल है। ठीक है, कितने मूल कर्तव्य है बताया था? 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय जो व्यवस्थापिका है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर किया जाएगा वहां संसद रहेगा। अगला है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा। जैसे कि अभी चुनाव हो रहे हैं ना, तो ये क्या है? प्रतिनिधि सभा के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है, संसद का स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन राज्यसभा होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता और हर साल 1/3 जो सदस्य रहते हैं वहाँ रिटायर्ड होते रहते हैं। अगला है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। एक तो है बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक होता है शीतकालीन सत्र। लेकिन इनके अलावा अगर कोई विशेष रहता है तो वो अलग से बुलाया जाता है। अगले है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो जब भी संसद की कार्यवाही प्रारंभ होता है तो प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल, है ना, क्वेश्चन आवर से रहता है। अगले है, सांसदों के वेतन का निर्माण या निर्णय कौन करता है? तो जो सांसदों को अभी वेतन मिलता है इनका जो निर्धारण है वहाँ संसद के द्वारा ही किया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा संसद। अगला है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो कोई भी जैसे कि संसद का सदस्य है, अब वो अयोग्य हो गया तो अयोग्यता है कि नहीं इसके बारे में राष्ट्रपति निर्णय करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावहन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, यानी कि बुलाने का जो कार्य है वह राष्ट्रपति करते हैं और एक साथ जब बैठक होता है तो इनकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। अगला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित है वहाँ किस पे है? राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है बताना है आपको। एक राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता इसमें सीधे तौर पे वोट नहीं करता। अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा है। तो अधिकतम इनके लिए कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम के रूप में 35 है, 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम जब तक वो रहना चाहे तब तक रह सकता है। अगला है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो सिर्फ महाभियोग के माध्यम से। ठीक है, महाभियोग के माध्यम से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। तो ये जो है अनुच्छेद 80 के तहत है, अनुच्छेद 60 के तहत है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक देश के राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। अगला है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 14 रहेगा। ठीक है, 14 ऐसे सदस्य हैं जो कि देखो राज्यसभा में है 12 और लोकसभा में है 2, तो कुल मिलाकर हो गया 14 और 14 लोगों को ही शामिल करता है। जैसे कोई कला के क्षेत्र में हो, कोई खेल के क्षेत्र में हो या कोई सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं उसमें राष्ट्रपति उसे मनोनीत करने का कार्य करते हैं। अगला है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो संसद का अधिवेशन जो बुलाने का कार्य है वहाँ राष्ट्रपति के हाथों में रहता है। अगला है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति। जैसे कि बजट पेश होता है तो पहले राष्ट्रपति का भाषण होता है। अगला है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये जो है विधायी अधिकार है। ठीक है, विधायी अधिकार है अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार होता है राष्ट्रपति का वो। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है इनकी जो तुलना है वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। अगला है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो इनका भी आंसर क्या जाएगा? अप्रत्यक्ष, यानी कि जनता सीधे तौर पर इनको वोट नहीं करता है। अगला है,
भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो संसद का, खासकर से राज्यसभा का होता है। अगला है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो ये प्रश्न ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई ढंग से पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा में जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि है वहाँ उत्तर प्रदेश का है, लगभग 40 है। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा का जो सीट है वहाँ 80 है, और यहाँ पर विधानसभा का जो सीट है वो लगभग 450 से ज़्यादा है। अगला है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा के रूप में। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा, है ना। जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, अब वो जो है राज्यसभा का अध्यक्ष रहते हैं, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। एक चीज याद रखना, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में सिर्फ भेजा जाता है। अगर वहाँ हाँ भरता है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर वहाँ वापसी हो जाएगा, सिर्फ 14 दिनों के अंतर्गत। अगला है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो प्रारंभ में कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका जो आंसर क्या जाएगा? 500 रहेगा। ठीक है, लेकिन 31वें संविधान संशोधन के तहत इसे 545 कर दिया गया है। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों को जो है उनके जनसंख्या के आधार पर आवंटित है सीट। अगला है, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है मल्काजगिरी। मल्काजगिरी, यहाँ पर जो है मतदाता संख्या की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व जो चुने जाते हैं वहाँ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन इनका होता है। अगला है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा जो है अस्थायी होता है, राज्यसभा स्थायी होता है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, शक्तियों का जो प्रमुख केंद्र होता है वहाँ प्रधानमंत्री होता है। अगले है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो भारत का प्रधानमंत्री की जो पद है वहाँ संविधान द्वारा सृजित है ना, संविधान द्वारा सृजित है। एक और आता है जैसे कि उप प्रधानमंत्री का पद है, तो ये संविधान में इनके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। अगला है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है। तो सबसे कम उम्र पर पीएम बनने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी रहेगा। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो प्रधानमंत्री जो पद है इससे त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई, आंसर सही रहेगा। अगला है, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकते हैं? तो संसद का सदस्य हो सकता है। अगला है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, लेकिन वहाँ 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगला है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का, मैंने बताया था भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। अगला है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। तो प्रथम जो लोकसभा हुए थे उनके स्पीकर कौन हुए थे? जीवी मालवंकर हुए थे। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वहाँ भारत का महान्यायवादी होता है। अगला है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो संभाग आयुक्त, है ना। जैसे कि 4-5 जिलों का एक होता है संभाग होता है, तो उनके जो संभाग आयुक्त होते हैं वहाँ
कलेक्टर के उच्च पद पर रहते हैं। अगला है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार जितने भी खर्चा करता है, व्यय करता है, तो इसमें जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का रोल रहता है, जो कि नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगला है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? तो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उनकी बात को माने। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। अगला है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। तो भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है कि हमारे देश में बहुदलीय पद्धति है, जैसे कि अभी वर्तमान में आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, 100 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। ठीक है, और ये एसएसटी का जो क्वेश्चन आंसर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और जो भी वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं और अलग अलग जो टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न क्या बोला गया है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस क्रम के उपराष्ट्रपति है? अभी कौन है वर्तमान में उपराष्ट्रपति? श्री जगदीप धनखड़ हैं। तो यहाँ किस क्रम के उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में है आपको बताना है, जैसे 12वें क्रम का है कि 13वें क्रम का है कि 14वें क्रम का है या 15वें क्रम का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।